नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक मीटिंग के जरिए देने जा रहा हूं। एमसीडी दिल्ली में जो 3 इसके विभिन्न अंग हैं, जो कि पहले एमसीडी एक हुआ करती 2012 के पहले, उस वक्त एमसीडी को 3 पार्ट में बांटा गया। ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी। तो उसमें हर 5 साल में इलेक्शन होता है। लास्ट इलेक्शन हुआ था 2017 में, अब इलेक्शन हो रहा है 2022 में अप्रैल के महीने में। हर 5 साल में जो सीट का नेचर है कि कौन सी सीट जनरल होगी, कौन सी सीट वुमेन स्पेसिफिक होगी, महिला आरक्षित होगी, ये अनाउंस करते हैं। तो इस चुनाव में जो अप्रैल का महीना है, इसमें कौन सी सीट महिला आरक्षित होगी, कौन सा सीट जनरल होगा, कौन सा सीट एससी आरक्षित होगा, कौन सा सीट एससी वुमेन आरक्षित होगा, इसका फैसला कल हुआ है नोटिफिकेशन के जरिए। तो मैं अभी इस वक्त मीटिंग ले रहा हूं बाकी लोगों को समझाने के लिए, तो आप भी साथ बने रहिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब ये मैं लॉन्च हो रहा हूं जूम पे, क्योंकि जूम के जरिए मैं काफी सारे लोगों से कनेक्ट होने वाला हूं। सब लोग वेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप आ रहा होगा, डिलीट कर दो, बंद कर दो। ठीक है, अब मैं इज इट गोइंग ऑन? वंडरफुल। ऑलराइट, सो नाउ हियर इट इज। Sir, good evening. Can you hear me? Yes, I can. Can you unmute me, please? जी, अब ये तो काफी हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं और अभी सब म्यूट पर है। बहुत बढ़िया। तो साथियों नमस्कार। आज एक खास पर्पस के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं, क्योंकि 2 तरह की एक दुविधाएं थी। पहला ये था कि एमसीडी का चुनाव कब होने वाला है, और दूसरा ये था कि भाई कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सा सीट जनरल होगा, कौन सा सीट एससी आरक्षित होगी, कौन सा सीट एससी वुमेन आरक्षित होगा। तो ये क्या है मैं समझाना चाहता हूं, और आपके जरिए काफी लोग सुन पा रहे हैं। उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समझने के बाद ही हम लोग फिर दिशा तय कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये किताब है, ये डीएमसी का लॉज है, दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। जो काउंसिलर बनेगा उसको रेफर करना होगा। मैं तो इसका पेज जानता हूं, क्योंकि इसमें जो चीजें लिखी हैं, इसी से इलेक्शन होता है एमसीडी का, और इसी से एमसीडी चलती है कि कौन सा पैसा कैसे मिलेगा, हाउस कैसे चलेगा, जितनी भी चीजें एमसीडी से संबंधित हैं, डिमोलिशन के क्या रूल हैं, कौन सा हाउस लीगल है, कौन सा हाउस इलीगल है, सभी चीजें इस किताब से चलती हैं। ये चुनाव भी जो अनाउंस हुआ है, वो इसी किताब के अंदर सारी डेफिनेशन इसकी है। तो मैं ये जो दिल्ली के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी चंडीगढ़, निगम भवन में है, कश्मीरी गेट में, 25 तारीख को यानी कि कल उन्होंने करीब 8:30-9 बजे रात को इसके ऊपर सिग्नेचर हुआ, और तुरंत ही ये आग की तरफ फैल गया कि किस प्रकार से कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट आरक्षित नहीं होगी। तो साथियों इसको समझ लें, जिससे कि आपको भी कभी समझाने में आसान होगा किसी को भी। कहीं ऐसा ना लोग बोले कि जी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दबाव से कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। जैसे मैंने बताया कि जो किताब आपको दिखाई थी, इस किताब के अंदर सारे सेक्शंस हैं, सारे रूल्स हैं लिखे हुए, और उसी का मेंशन है उस ऑर्डर में कि किस किस तरह से म्युनिसिपैलिटी बना, और 2012 में किस प्रकार से म्युनिसिपैलिटी को 3 भागों में बांटा गया। इसको अमेंड किया गया था उस एक्ट को, जिससे कि 3 भाग में दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी बट गई, ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी। अब ये
तो 272 वार्ड्स हैं इन टोटल। उसमें 104 वार्ड्स नॉर्थ एमसीडी में है, 104 वार्ड्स साउथ एमसीडी में है और 64 वार्ड्स ईस्ट एमसीडी में है। और ये इसका डिलिमिटेशन पिछली बार हुआ था, अगर आपको याद होगा। कई सारे क्षेत्र कटे थे विभिन्न वार्डों से, कई सारे क्षेत्र विभिन्न वार्डों में जुड़े और कई सारे कटे। तो ये पिछली बार डिलिमिटेशन हुआ था। जैसे कि अपने यहां एक खिड़की एक्सटेंशन है, तो हमने प्रयास किया था कि चूंकि खिड़की एक्सटेंशन किसी जमाने में किसी नेता ने अपने प्रभाव को यूज करके इस क्षेत्र से काट दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि उस नेता ने खिड़की एक्सटेंशन में जितने कंस्ट्रक्शन हुए उसमें खूब पैसे बनाए थे। तो उसको लगता था कि भाई अगर ये रह गया मालवीय नगर के वार्ड में तो उसको वोट वहां से नहीं मिलेगा। तो वो देख सकते हैं कि वो छोटा सा हिस्सा खिड़की एक्सटेंशन चला गया जीके चिराग दिल्ली में, चिराग दिल्ली के वार्ड में, जीके विधानसभा में। तो मैं इसी प्रकार से डिलिमिटेशन पिछली बार कुछ करेक्ट करने का प्रयत्न किया था। कई जगह एक्सेप्ट हुआ, कई जगह एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब मैं आता हूं आगे। अब क्या होता है कि सबसे पहली चीज, आज मुझे कई साथी पूछ रहे थे कि किस प्रकार से शेड्यूल कास्ट एससी सीटें अनाउंस होती हैं और किस प्रकार से उन सीटों में एससी वुमेन की सीट अनाउंस होती है। तो फॉर्मूला यह है कि 2011 का जो सेंसस है, जो पॉपुलेशन है, उसको देखते हैं। तो जो प्रपोर्शन, जिस प्रपोर्शन में एसडीएमसी के अंदर एससी कम्युनिटी है, उसी प्रपोर्शन में 104 सीट में से उतनी सीटें एससी सीट डिक्लेयर होंगी। तो इसमें जो नॉर्थ दिल्ली का पॉपुलेशन है वो है 62,54,758, 62,54,758। और उसमें एससी पॉपुलेशन है 12,12,172। तो ये परसेंटेज हो गया करीब 19.38%। टोटल सीटें कितनी है नॉर्थ एमसीडी में? 104। तो उसका जब 19.38% निकालते हैं तो राउंड फिगर में 20 आता है। इसीलिए नॉर्थ एमसीडी में एससी सीटें 20 हैं। इसी प्रकार से साउथ एमसीडी के अंदर 62,14,059 पॉपुलेशन टोटल है 2011 के सेंसस से, और एससी पॉपुलेशन है 8,79,053 और इसका परसेंटेज आ रहा है 14.15%। तो इतना ही परसेंटेज 104 सीटों का जब निकालोगे तो 15 सीटें आती हैं। उसी प्रकार से ईस्ट दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन है 39,49,846 और एससी पॉपुलेशन है वहां 6,54,998। तो परसेंटेज आता है 16.58%। तो 64 सीटों का ये परसेंट निकालेंगे तो राउंड फिगर में 11 आता है। तो ये हो गया एससी सीटें। मतलब साउथ दिल्ली के अंदर 15 एससी सीटें हैं, नॉर्थ एमसीडी के अंदर 20 एससी सीटें हैं और ईस्ट दिल्ली के अंदर 11 एससी सीटें हैं। अब इसमें एससी वुमेन कितना होगा? तो 50% का प्रावधान इसके अंदर है, जो मैंने आपको एक्ट दिखाया। तो अप टू 50 शैल नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स। मतलब it can be more than 50% can be reserved for SC women, but it should not be in any manner less than 50%. तो इसीलिए इसी आधार पे नॉर्थ एमसीडी में 10 सीटें, इन 20 में से 10 सीटें जो हैं वो एससी वुमेन की सीटें हैं। साउथ एमसीडी में 15 सीटों में से 8 सीटें जो हैं वो एससी वुमेन के लिए हैं और ईस्ट एमसीडी में 11 सीटें, उसमें से 6 सीटें जो है वो एससी वुमेन के लिए हैं। अब जो इस सीटों को अगर निकाल दें तो 20 जब निकाल देते हैं तो सीटें बच गई नॉर्थ दिल्ली में 84, साउथ दिल्ली में 15 निकाल दो तो बच गई 99
और इस दिल्ली में 11 निकाल दो तो बच गई 53। अब उसी सेक्शन 3 जो मैंने आपको एक दिखाई थी उसमें कहता है कि नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन shall not be less than 1/2 of the total number of seats other than those reserved for scheduled castes। इसका मतलब सीटें बच गई, कितने बच गई थी हमारे यहां 84 इन नॉर्थ दिल्ली, तो वहां पे 42 सीटें नॉर्थ एमसीडी में वुमेन के लिए रिजर्व हो गई। इट इज सेपरेट देन एससी वुमेन। और इसी प्रकार से चूंकि ये 89 बची थी आपके साउथ दिल्ली में आफ्टर डिडक्टिंग 15, तो 90 का एवरेज लेके 45 हो गया, तो 45 सीटें रह गई साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फॉर वुमेन। और सिमिलरली ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रह गई 27, क्योंकि जब आप निकाल लेते हो 64 में से 11 तो आपकी 53 रह गई, तो उसका 50% 27 सीट्स इन टोटल राउंड फिगर आपको आ गया। इस प्रकार से सीटें आपकी सुरक्षित हो गई। अब है कि भाई सुरक्षित कौन कौन सी होंगी, तो हर बार ये पैटर्न चेंज कर देते हैं। पिछली बार जो सीटें, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो सीटें पिछली बार भी इतनी नहीं थी फॉर वुमेन, इस बार उन्होंने चेंज कर दिया कि जो रहा मेल का, मतलब जनरल सीटें इसमें कि मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, वो बन गई आपकी सिर्फ वुमेन के लिए, वुमेन आरक्षित, महिला आरक्षित सीटें। और जो सीटें पिछली बार फीमेल रिजर्व थी वो सीटें बन गई जनरल। इतना आसान है। तो साथियों, कई लोग मुझे जानना चाह रहे थे कि भाई किस प्रकार से होता है, तो ये जानना जरूरी है आपको। अच्छा, अब जो 20 सीटें हैं एससी के लिए, वो 104 सीटों में से किस प्रकार से निर्धारित होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। उसमें कहा कि जी आप हर वार्ड के अंदर एससी पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालो। अब मान लो जैसे कि इसमें इसी पूरी नोटिफिकेशन में है, तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ये बना है। अगर आप जाएं इसके लास्ट पेज पे तो वो दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से पॉपुलेशन डिवाइड हुआ है। तो इन्होंने उस फॉर्मूले को लिखना शुरू किया। तो कौन कौन सी 20 सीटें नॉर्थ में, कौन कौन सी 15 सीटें साउथ में, कौन कौन सी 11 सीटें ईस्ट में आएगा, जो कि एससी स्पेसिफिक होगा, उसका उन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया और उस फॉर्मूले के आधार पर चल रहा है। अब देखिए नॉर्थ एमसीडी के अंदर टॉप से, सबसे टॉप पोस्ट है रोहिणी सी, वहां 27.61% जो है वो एससी पॉपुलेशन है। तो वहां से फिर निकालते शुरू हुए, तो आखिरी आकर के ये अटके तिमारपुर में, तो जो कि 12 नंबर वहां का एनडीएमसी का 12 नंबर वार्ड है, वहां 21.49 में आके अटक गए। तो इस प्रकार से उन्होंने टॉप 20 वार्ड्स को एससी डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें से फिर वो डिक्लेयर कैसे करेंगे, एससी वुमेन कैसे होगा, तो उसकी नंबरिंग इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई वार्ड 32 था, कोई 11 था, कोई 89 था, कोई 93 था, तो घटते हुए क्रम में लिख दिया। और जो ऑड नंबर्स हैं वो हो गए आपके एससी, और जो इवन नंबर्स हैं वो हो गए आपके एससी वुमेन। इतना ये फॉर्मूला लगा दिया। तो उस फॉर्मूले के आधार पे एससी सीटें और उसमें से एससी वुमेन सीटें रिजर्व हो गई। जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से ये पेज नंबर 4 में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तो वहां पे 104 सीटें नॉर्थ एमसीडी की हैं। उसमें जो शेड्यूल कास्ट के लिए निकाली थी सीटें वो एससी रिजर्व सीटें, तो 32, 11, 89 वगैरह थी। जब उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालते हो तो 5 से स्टार्ट होता है, 5, 11, 12, 21 ऐसे करके। उसमें से जो शेड्यूल कास्ट वुमेन सीटें रिजर्व हैं वो है ऑड नंबर्स, तो उससे हो गई 5, 12, 23, 32, 35, उस सीक्वेंस में, उस 20 सीटों के सीक्वेंस में। और जो बाकी रह गई, जो इवन पोजीशंस पे सीटें आ रही थी, वो बन गई आपकी नॉर्मल शेड्यूल कास्ट सीटें।
उसी प्रकार से जो सीटें बच गई, अब 84 सीटें बच गई, तो उसमें से इन्होंने, जैसा आपको मैंने बताया था कि हर 5 साल में चेंज कर देते हैं, तो इस बार जो सीट पिछली बार रह गई थी वुमेन रिजर्व्ड, वो बन गई जनरल, और जो पिछली बार हुई थी जनरल, वो बन गई वुमेन रिजर्व्ड। अब इसी प्रकार से मैं साउथ दिल्ली की बता रहा हूं आपको, यही चीज हुई। तो इस प्रकार से ये पूरी अलॉटमेंट हुई। अब सबको मालूम है कि एक बात जो बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो डिवीजन हो रहा है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं बड़ी, चूंकि जो जनरल सीटें हैं उस पर वुमेन भी लड़ सकती है, वो सिर्फ मेल के लिए नहीं है। तो जहां हम बना के बैठे हुए थे कि नहीं जी वहां पे कंपटीशन कम था, सिर्फ वुमेन थी पहले, अब वहां मेल भी आ जाए कंपटीशन में, और जहां जो जनरल था पहले, अब वो जो मेल कंटेंडर्स थे, जो मेल इच्छुक थे, जो पुरुष इच्छुक थे, वहां पे उनके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। तो वुमेन के लिए रिजर्व का मतलब यह है कि वहां कोई मेल कंटेस्टेंट नहीं हो सकता, और जो जनरल हो गए वहां मेल भी और फीमेल भी। तो ये कहीं कंपटीशन बढ़ाएगा और कहीं घटा देगा। जैसे अपनी वार्ड 62 है, अब पिछली बार जनरल था, इस बार ये हो गया वुमेन स्पेसिफिक। अब जो हर पार्टी में ये चीज होगी कि जो मेल थे वो मायूस हो जाएंगे कि जी हम यहां से कंटेस्ट नहीं कर सकते। अब हर पार्टी में उस सीट वार्ड 62 में सिर्फ फीमेल कंटेस्टेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। जो महिला साथी हमारे हैं सिर्फ उनको कंसीडर कीजिए, और हर पार्टी यही करेगी। हर पार्टी को वहां से कोई महिला साथी को निकालना पड़ेगा, उन्हीं को टिकट दे सकते हैं वो। हमारी जो वार्ड 61 थी वो पहले महिला की थी, अब उस वक्त सिर्फ महिलाएं इच्छुक थी, वो आपस में कंपटीशन चल रहा था। कई लोग ऐसे भी थे जो कि अपना फोटो लगाते थे, वाइफ का फोटो भी लगाते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं जो भी आए हम उस पर ले लेंगे। तो अब जो है वो सीटें जनरल हो गई, तो वो महिला भी लड़ सकती है और पुरुष भी लड़ सकते हैं, तो वहां कंटेंडर बढ़ गए। क्योंकि महिलाएं तैयारी करेंगी ये सोचते हुए कि सिर्फ महिला सीट होगी तो हम लड़ लेंगे। 63 में भी वार्ड 63 हमारा है, क्योंकि मैं मालवीय नगर के कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहा हूं। तो 63 के अंदर वही चीज है कि अब पहले पिछले चुनाव में नंदिनी जी भाजपा की तरफ से थी, हमारे तरफ से मोनिका थी, और कांग्रेस की तरफ से वो क्या नाम था, वो जो कागू की सिस्टर थी। तो इस प्रकार से सिर्फ फीमेल कैंडिडेट थे। अब इस बार सभी खड़े हो सकते हैं, पुरुष भी और महिला भी। तो कंपटीशन बढ़ेगा, पार्टियों के लिए भी आसान नहीं होगा किसी को चुनना, एक्सेप्ट आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में जो ऊपर से आदेश आएगा उसको हम सबको मानना होगा। अब क्या है कि अब बहुत क्लोज हैं। आपको याद होगा कि कई लोगों ने ये एक बार उड़ाया अफवाह कि जी जो एमसीडी का चुनाव है वो भी शायद इन्हीं के साथ हो जाए, जो हमारे 4 राज्यों को, जो 5 राज्यों को चुनाव हो रहे हैं, कि वो भी 10 मार्च को ही घोषित कर देंगे इसका रिजल्ट। वो गलत था। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं। इसमें तो नोटिफिकेशन में साफ साफ आ गया, उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर एक पेज में लिखा हुआ है कि ये चुनाव जो है अप्रैल में होगा। ये आपके पेज नंबर है, ये है, इधर आ जाओ, ये है आपका पेज नंबर 3 के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2022। तो ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए कि इलेक्शन कब होगा, महिला आरक्षित होगी कि जनरल होगा। तो ये सारी बातें अब रिकॉर्ड पे आ गई। अब सभी वॉलंटियर्स को, चूंकि करीब करीब एक तरह से सबको दिखता है कि कौन अपने विधानसभा में किस प्रकार से जनसेवा में सम्मिलित है, किस प्रकार से कौन कहां तैयारी कर रहा है। मेरी नजर में भी है, कार्यकर्ताओं की नजर में भी है, और पार्टी की नजर में भी है, और जनता की नजर में भी है। तो मैं आज
अपने, चूंकि मैं अपने वार्ड के साथियों से भी बात कर रहा हूं, अपने विधानसभा साथियों से, और साथ में लाइव भी जा रहा हूं, तो हर तरफ उस क्षेत्र के विधायक को वहां की जानकारी है, पार्टी को वहां की जानकारी है। तो एक ही चीज काउंट होगा आम आदमी पार्टी में। बाकी पार्टियों में तो पैसा चलेगा, तरह तरह की चीजें चलेगी, ऊपर से इंफॉर्मेशन आएगी। तो लेकिन यहां अपनी विधानसभा में या आम आदमी पार्टी की किसी विधानसभा में एक ही चीज काम करेगा, आपका जनता के प्रति समर्पण, आपकी ईमानदारी, आपकी छवि, आपकी बोलचाल, आपकी मिठास, आपका किस प्रकार से आप, मतलब आप अगर देखोगे कोई आदमी आता है मेरे दफ्तर में, गुस्से में भी आता है, तो वो यहां से ठंडा होकर जाता है। तो वो आपके पास हुनर होनी चाहिए। नहीं तो ये हर चीज पे जो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है वो पॉलिटिक्स के लिए फिर ठीक नहीं होता, क्योंकि चीजें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। आप समझें कि वो सोमनाथ भारती छोड़ो, अरविंद केजरीवाल जी को मुसीबत आती है, महात्मा गांधी को मुसीबत आई। हर आदमी पसंद नहीं करेगा आपको 100%। वो भले ही हम सोचते हो कि भाई हम बहुत अच्छे हैं तो सभी को पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ना पसंद करने के लिए उन्होंने कसम खा रखी है, तो वो आपको कड़वा बोलेंगे। आप कड़वा कैसे हैंडल करते हो ये डिसाइड करता है कि राजनीति में आप कितनी दूर जाओगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, ये अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देनी थी और आपको बताना था कि किस प्रकार से चीजों को हम देखेंगे। एक तो मैंने बताया कि खाटी ईमानदारी, दूसरा कैसा वो जनता के साथ उसका रलना मिलना है, किस प्रकार से वो जनता को लेकर चलने की उसको ताकत है। तीसरा, पार्टी के प्रति क्या समर्पण है, किस प्रकार से पार्टी के सिद्धांतों को, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो सिद्धांत है हमारे हैं, हमारे पार्टी के जो रूल्स हैं, क्या समर्पण है। चौथा, कैसे सामंजस्य करके काम करेंगे हम, क्योंकि मेरे दिल में इच्छा है कि जो व्यक्ति अब तीन हमारे काउंसिलर हो जाएंगे तो मेरे कंधे से थोड़ा सा वजन हल्का होगा और हम उन 3 साथी को दायित्व दे पाएंगे कि भाई अब थोड़ा सा काम तुम संभालो। अभी तो आप देख ही रहे हैं, आपने जो मोहल्ला बना रखा है, हमने मोहल्ला सभा, सारी मुसीबतें चाहे वो पुलिस की हो, एमसीडी की हो, जल बोर्ड की हो, जो मुसीबतें काउंसलर के हिस्से का भी था वो भी सोमनाथ भारती कर रहा है, जो मुसीबतें सांसद के हिस्से का था वो भी सोमनाथ भारती कर रहा है। तो जब मेरे 3 काउंसलर आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा, क्योंकि वो काम जो मेरे हिस्से आ रहा था एमसीडी वाले, वो काम अब वो काउंसलर साथी हमारे कर पाएंगे। इसलिए इस बात की मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए सामंजस्य की बात कि मेरे साथ मिल करके क्षेत्र के समस्याओं के ऊपर बंटवारा करके और हमने फिर काम करना है। अब मैं फ्लोर को ओपन कर रहा हूं और आपसे क्वेश्चंस की अगर आपने कोई छोड़ी है, नाम मत पूछना कि भाई किसको हम टिकट दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भी पता नहीं है अभी। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। मैं बता दूं कि अपनी इकलौती विधानसभा है जहां की मोहल्ला का इतना वंडरफुल नेटवर्क बना रखा है कि आज करीब करीब हर घर में, मतलब हर घर में ये पता है कि सोमनाथ भारती से बात करनी हो, समस्या पहुंचानी हो तो अपने मोहल्ले में मोहल्ला कोऑर्डिनेटर है, उससे कह के अपना नाम जुड़वा लो मोहल्ला में, और फिर जब मर्जी समस्या डालो उस पे सोमनाथ भारती को जवाब देना ही पड़ेगा। जब अगर आपको याद होगा, जब मैं बना रहा था बहुत शुरू में ये कॉन्सेप्ट, तो कुछ साथियों कहना था कि क्यों सर ये मुसीबत मोल ले रहे हैं, अब जनता अपने आप आएगी। तो मैंने कहा था भैया जनता अपने आप नहीं आती, क्योंकि जनता का ना अनुभव भाजपा कांग्रेस से बहुत खराब रहा है, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हम वहां जाएं और समस्याओं का समाधान कराएं। तो जब हमने मोहल्ला सभा बनाई, जो लोगों को जोड़ा, तब आपने देखा होगा किस प्रकार से जनता निकल के आ रही थी कि भाई ये समस्या भी है, वो समस्या भी है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेप भी है, लेकिन बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक स्टेप भी है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब है, गण मतलब जनता और तंत्र मतलब व्यवस्था। तो जनता के द्वारा बनाई व्यवस्था है। जनता चुन करके एक पार्षद एमसीडी में भेजती है, चुन करके स्टेट में एक विधायक भेजती है और सेंटर में एक सांसद भेजती है।
तो इन तीनों का दायित्व है कि जनता को कोई प्लेटफॉर्म दें, कोई सहूलियत दें, जिससे कि जनता घर बैठे, जनता बिल्कुल बगैर तंग हुए, बगैर कोई डिस्टेंस तय किए, बगैर कोई समय जाया किए, अपनी मुसीबत सबसे आसान तरीके से अपने चुने प्रतिनिधि के पास पहुंचा सकती है। ये व्यवस्था हमने मोहल्ला सभा बना के दी। अभी हम लोग प्रयत्न करेंगे कि जो भी साथी छूट गए, जो भी, चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट है एक घर से एक व्यक्ति व्हाट्सएप के जरिए उसमें जोड़ देना। मोहल्ला 8 के जो साथी हैं, हरीश जी और लीना जी, इन सब साथियों ने 3 बना लिए मोहल्ला ग्रुप। मतलब देखें कि 250, 256 एक में है, 256 दूसरे में है, तो 512 वहां हो गए। अब ये इसमें भी 70-80 पहुंचने वाले हैं। तो समझिए कि जहां 600 घरों को आपने टच कर दिया और करीब करीब हमारे 1000 घर हैं, मान लें 1000 घर हैं वहां पे, तो जब 600 घरों में आप रोजाना उपलब्ध हो रहे हो, तो वो 600 घर चाहे भाजपा के समर्थक रहे हो, कांग्रेस के समर्थक रहे हो या किसी और पार्टी के समर्थक रहे हो, वो आपको नहीं भूल सकते। और यही जो आप लॉन्ग इनिंग खेल रहे हो, आपको याद होगा जब आपके विधायक का चुनाव था, जब आपका चुनाव 2020 में जब आप लड़े, उस वक्त आपके विधायक ने अपने पॉकेट से एक धेला नहीं खर्च किया, एक धेला नहीं खर्च किया। जनता ने आपको पैसे भी दिए लड़ने के लिए, वोट भी दिए, सपोर्ट भी दिया, खड़े भी हुए। यही परिवर्तन हम लाने आए थे और यही परिवर्तन हमने किया। इसलिए अभी आने वाले समय में पॉसिबली विद इन 1 मंथ जो घर छूट गए हैं मोहल्ला नेटवर्क में आने से, उनको जोड़ लेंगे। उसके बाद जिस किसी भी साथी को पार्टी दायित्व देगी, वार्ड 61 और 63 में कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, और वार्ड 62 में सिर्फ और सिर्फ कोई महिला साथी हो सकती है जिसको पार्टी दायित्व देगी। ये मेरा आपसे आज गुफ्तगू में आपको बताना था, आपको अप्राइज करना था। मैंने फॉर्मूला बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। चूंकि हम लोग एक पढ़े लिखे पार्टी के वॉलंटियर्स हैं और आपका विधायक पढ़ा लिखा, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपसे लोग उम्मीद करेंगे कि आप बताओ भाई ऐसे कैसे होता है, ये महिला सीट कैसे हो गई, बताओ भाई ये एससी सीट कैसे हो गया। अपने विधानसभा में तीनों वार्डों में जो एससी पॉपुलेशन है वो इतनी नहीं है कि उस लिस्ट में आती। जैसे अपने 15 सीटें हैं साउथ एमसीडी में, बट वो जब हमने ऊपर से लिस्ट करना शुरू किया तो उस फर्स्ट 15 में पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी कोई भी तीनों में एक भी सीट नहीं आई। इसीलिए वो हमारा कोई सीट एससी नहीं हो पाया या कोई एससी वुमन के लिए नहीं हो पाया। ठीक है साथियों, तो ये मेरी आपसे गुजारिश थी। और अब आप रवि, एक एक करके किसी का सवाल है तो आप उसको ले सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जो मैंने कहा था पहले भी, रवि ने एक व्यवस्था दी थी आप लोगों को, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि किसी भी मोहल्ले में, चूंकि मोहल्ला सिर्फ और सिर्फ समस्या के समाधान के लिए है, हम काम के जरिए ही जनता के दिलों में राज कर सकते हैं, दिलों पर राज कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो मोहल्ला कोऑर्डिनेटर का जो ऑफिस है वो बहुत ही पावरफुल ऑफिस है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि उस मोहल्ले का कोऑर्डिनेटर पहला व्यक्ति हो जो उस समस्या के लिए क्षेत्र की जनता उसे पकड़े, उसको तंग करे और उससे काम करने को कहे। इसीलिए संजय पटेला जी ने और सभी साथियों ने फैसला किया कि जी एक मोहल्ले में वही व्यक्ति होगा जिसका वहां का वोटर कार्ड हो, या पार्टी ने उसे कोई विधायक ऑफिस ने कोई दायित्व दे रखा हो इस प्रकार का, या वहां का जो कोई स्पेशल दायित्व किसी प्रकार से दे रखा। तो 2 ही क्राइटेरिया है, एक तो वोटर का, आप वहां का आपका वोटर कार्ड हो, या आपको एमएलए ऑफिस से कोई अथॉरिटी मिली हो। एडमिन कौन हो सकता है? तो मोहल्ला कोऑर्डिनेटर्स एडमिन हो सकते हैं, एमएलए ऑफिस, वो हमने पूरी चार्ट दी है आपको। और दूसरी जो बात बताई होगी आपको, रवि के द्वारा गया होगा, कि आप किसी भी और भी ऐसे ग्रुप में मेंबर बने हुए हैं जिसमें मैं नहीं हूं, या उसमें वो पार्टी के वॉलंटियर्स तो हैं लेकिन किसी काम का नहीं है। जैसे कि आप देख लें, कई सारे लोगों ने बना रखा है, वहां कुछ कुछ चलता रहता है। डिसिप्लिन लाने के लिए हम सबको, चूंकि सेना तभी सफल होगी जब सभी लोग
एक ही दिशा में काम करेंगे, अपनी ऊर्जा जाया नहीं जाए, अपनी ऊर्जा खराब ना हो, इसके लिए जरूरी है हम सारे फोकस्ड रहें। तो किसी ऐसे ग्रुप में होने की जरूरत नहीं है जो आपके एमएलए कार्यालय के द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो, ये बात समझ लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जिस किसी साथी ने कोई बात पूछनी हो, एक एक करके रवि ले लेंगे, 5 मिनट में उसको भी खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी आप बताइए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि अभी जैसे कल अनाउंस किया था हम लोगों को कि आप वोटर्स ही रखेंगे अपने ग्रुप में, हाँ, तो जो हाँ पहले तो चेक करना बड़ा भारी है कि कौन कौन हमारा नॉन वोटर है इस टाइम हमारे ग्रुप में एग्जिस्टिंग, हाँ, और आगे के लिए कैसे चेक कराया जाए और उसको काम ऐड कैसे कराया जाए कि नया बंदा हम ऐड कर पाए, और पुराने वोटर जो नॉन वोटर उनको क्या निकालना है क्या सर उसके? देखो, नॉन वोटर जब हम कहते हैं तो जैसे मान लो कि उसमें कोई रेजिडेंट नहीं है, मतलब वहां का है ही नहीं वो बंदा। मैं देख रहा था कल, कोई ऐसे व्यक्ति जिनका कि बिल्कुल होना बनता ही नहीं है, वो व्यक्ति मेरे 3 मोहल्लों में है, और ना हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ना हमारे वॉलंटियर हैं, तो वो आदमी 3 मोहल्ले में कैसे गया? तो इसलिए इस प्रकार से आपको एक एक करके काम करना पड़ेगा। अमित, जैसे आप मोहल्ला कोऑर्डिनेटर हो मोहल्ला 30 के, तो आप और रंजिता दोनों मिल करके पहले अपने वॉलंटियर्स को पकड़ो, जो आपके वॉलंटियर्स हैं, उनको साथ लेके बैठो, फिर ड्यूटी बांट लो कि भाई 250 लोग हैं, 50 को तू चेक कर ले, 50 को मैं चेक कर लेता हूं, 50 को ये चेक कर ले, 50 को वो चेक कर ले। ठीक, एक दिन का काम है। और चूंकि आप उसी मोहल्ले से हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये आदमी यहां का नहीं है। अगर मोहल्ला कोऑर्डिनेटर को ये भी नहीं पता कि भाई आदमी यहां का है कि नहीं है, तो फिर तो वो ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा, इसके अंदर रिलेटेड है ना जी। जी। एक क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड, हाँ। कुछ लोग जैसे पहले से एडिड है पर वो हमारे यहाँ के नहीं है, पर वो बाहर से आए हैं, और हाउ डू वी, अगर निकालेंगे तो बुरा भी रहेगा। कुछ लोग सेंट्रल टीम से भी हैं हमारे यहाँ। नहीं, आप हमने बता दिया, वो जो रूल बना रखा है, जो आपको एक्सेल शीट भेजी है, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, और साथी को बताओ कि व्यवस्था ये है, उस व्यवस्था को फॉलो करना है हमने। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो, लगता हो कि बहुत बड़ा साथी है, बहुत सीनियर व्यक्ति है, इसको हम हटाएंगे तो दुखी हो जाएगा, तो आप रवि से बात कर लो, आप पटेला से बात कर लो। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ मनवीर, बताएं। हाँ मनवीर जी बोलिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन जो है, मतलब एक वो है कि एक जो भी ये चल रहा है 1 महीने के बाद जो होगा, जैसे आपने कहा भाई टिकट के लिए जो था, उसका क्या क्राइटेरिया है कि क्या जो बंदा एक रिसेंटली ज्वाइन करता है, क्या हम सोच के चलें कि पार्टी अगर दायित्व देती है तो जायज होगा? देखो, ये सेंसिटिव चीजें हैं। इस प्रकार से देखो, सबसे बड़ी जो चीज है, मैं तो इस बात का समर्थक रहा हूं कि जो हमारा पुराना वॉलंटियर है, उसमें जो सबसे विनिंग कैंडिडेट हो सकता है, ही शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, लेकिन क्राइटेरिया हमारा है विनेबिलिटी। हम सबको इस बात का मैंने जब मेरी कैंडिडेचर अनाउंस हो रही थी 2013 में, तब मैंने ये बात कही थी कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई ये आदमी सीट निकाल के ला सकते। देखो, मैं आपको समझा दूं, कोई व्यक्ति भाजपा का चौंध देख के बैठा हुआ हो कि वो व्यक्ति स्कूटर पे आया था, निकला मर्सिडीज गाड़ी पे एमसीडी काउंसिलर बनने के बाद, कोई व्यक्ति कांग्रेस का चकाचौंध देख के बैठा हुआ हो कि वो उसके पास टीन की छत भी नहीं थी, आज 5 मकान है, तो वो तो अपने होने से रहा, नंबर 1। इसीलिए सभी साथियों को चाहिए कि जिस किसी साथी को दायित्व मिलेगा उसको हम सब लोग मिलकर के जिताएंगे, क्योंकि वहां मारामारी ज्यादा है। वहां मारामारी इसीलिए है क्योंकि बात इसकी है। सर एक इसी में वो था, मैं पिछले 1 महीने से 61S वॉलंटियर्स ग्रुप जो हमारा है, उसमें पहले भी ये कहा गया था
कि जो साथी अपने मोहल्ला ग्रुप में नहीं है उसको वो एडमिन उसमें पहले मोहल्ला ग्रुप में जोड़ेगा, फिर 61 में आएगा। सर ये मैंने पर्सनली चेक किया है एक एक पे जाके, जो मेरे नॉलेज में 19 व्यक्ति या कम से कम 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी मोहल्ला में नहीं है। तो आप उनके लिस्ट उनको जोड़ देंगे करके? नहीं सर, मैं मोहल्ले, अब मुझे नहीं पता ना कौन से मोहल्ले में है। तो आप उनकी लिस्ट जो है उनको कॉल कर लें एक एक करके और ये पूछ लें कि किस मोहल्ले में है, आप उसको जुड़वा दें। अपने ठीक है, जो भी उस मोहल्ले कोऑर्डिनेटर उसको बोल दें, जुड़वा देंगे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, एक मुझे दूसरी मीटिंग में लेनी है, तमिलनाडु में इलेक्शन अनाउंस हो गया है। Yes, sir. My question is that for banner and poster are required for the giving the competition over the MCD elections, or the silent the voters and the supporters are also being considered for this competition for the MCD. देखो ये हिंदी में तो भाई वो तो ये इस पे पार्टी पे छोड़ दो। पार्टी जो है वो पूरी नजर देख रही है कि किस प्रकार से हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं, किस प्रकार से कौन व्यक्ति कौन सा दायित्व निभा सकता है, आप उस पे छोड़ दो। और सबको खुली छूट है, जिसको पोस्टर लगाना लगाएं, जिसको बैनर लगाना लगाएं, उसमें तो कोई रोक नहीं है। है ना? ठीक है। और कोई? पोस्टर फट जाते हैं सर अपनी बार। जी, एनीबडी एल्स? रवि जी पूछिए। दैट्स ऑल? सर एक बार रवि जी। हाँ बताएं, कहाँ है? यस। तो आवाज नहीं आ रही रूबी जी की। कौन रवि जी हैं? रूबी 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 रूबी, हाँ रूबी बोलो, उनको अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रवि अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट ही है मेरा। हाँ अब अनम्यूट किया आपने, बोलिए। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि 23 मोहल्ला सभा एक बनी हुई है पहले से ही, और दूसरी अगर एक मोहल्ला सभा बनाते हैं तो उसका भी नंबर वही 23 मोहल्ला सभा से बनेगा? वो बनेगा 23.1। अच्छा, बट पहले वो 23 भर जाए, फिर 23.1 बनेगा। वो तो मनवीर से हैंडल कर रहे हैं। जो कोऑर्डिनेटर वही बनाएगा, उसको आपको बताना है, वो बना के दे देंगे आपको। अच्छा जी, एनीबडी एल्स? यस सर। अख्तर और कौन है? दयाल भाई, 2 in 1 चल रहा है। अच्छा, आग भी लगा हुआ है वहां। हाँ जी, और कोई साथी? नहीं है सर, आई थिंक। अच्छा ठीक है, तो ये मित्तल साहब कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी मित्तल जी बताएं, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करिए अपने आप को मित्तल साहब। एक वहां बटन होगा नीचे अनम्यूट का, म्यूट पे अभी क्लिक होगा। हाँ आप करिए जी। सर हमारे यहाँ 2 मोहल्ला सभा है जी, 4 and 4.1। जी जी। अगर कोई आदमी 4.1 में खुद है और 4 में वाइफ है, तो क्या एक को रिमूव करना है एक में से? देखिए हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है कि भाई एक परिवार से एक व्यक्ति, है ना? अच्छा, क्योंकि हमें उसकी प्रेजेंस, हमें उसको एक्सेस देना है। ऑलराइट, ठीक है जी। तो प्रयास ये करें, अगर मान लो 4.1 भरने वाला हो तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेना। जो भी रिक्वेस्ट में ना कोई माने, क्योंकि हमें 4 में हमारे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है और उनके फैमिली से 4.1 में ऐड कर दिया, वो 4 में ही है, तो उसकी जगह जस्ट किसी और को इसको ऑफलाइन बात कर लेना रवि से या परिला साहब। ठीक है सर, जी ठीक है जी। सर। एक सेकंड क्वेश्चन एक और है जी। हाँ, क्या जनरल कैटेगरी में SC कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा हो सकता है, एकदम। तो इसका मतलब तो ये हुआ जी कि भी अगर कहीं जगह है, मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है और रिजर्व कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सिर्फ 5000 है,
वो तो शेड्यूल कास्ट को सीट चली गई हाँ 5000 के जनरेशन उस पे है संख्या पे। हाँ और एक जगह अगर 30,000 शेड्यूल कास्ट है और जनरल कैंडिडेट 70,000 है, पर वो टूट गए बीच में से, दैट तो वहाँ पे 30,000 इकट्ठे हो गए, दैट सीट विल आल्सो गो टू शेड्यूल कास्ट रिजर्व। देखिए क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना इस देश के लिए था, और बड़ा सवाल मुझसे पूछ रहे हो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा उसमें, वो था कि एससी के साथियों का एक सोशल जस्टिस देना था समाज ने। वो राजनीतिक पार्टियों ने उसका दुरुपयोग किया, सोशल जस्टिस नहीं दे पाए। इसीलिए हम सबका दायित्व है कि एससी के साथियों के लिए हम स्पेशली कंसर्न रहें। तो ये जो जनरल सीटें हैं उसमें वुमेन भी आ सकती हैं, शेड्यूल कास्ट के साथी भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। सर जनसंख्या के बेस के ऊपर सीट डिमार्क कर देना शेड्यूल कास्ट के लिए, कल को तो कोई भी जनसंख्या। अब मित्तल साहब ऐसा है कि इसका इलाज ना तो अभी मेरे पास है ना आपके पास है, हमने तो है ना उसका नोटिफिकेशन तो हमने बता दिया नहीं जी। सर, हम तो आपकी नॉलेज में लाना चाहते हैं। ना ठीक कह रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी डिबेट है, बड़ी डिबेट, बहुत डिबेट, बड़ा डिबेट है जी। ठीक है साथियों, तो अब मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप सबसे पहले अपने घर, आपका जो अपना फ्लैट है उस फ्लैट में 4 और फ्लैट होंगे। उसके बाद अपने बिल्डिंग के आजू बाजू 10-10 घर, इन सब का दायित्व आपने लेना है। अगर आप मोहल्ला कोऑर्डिनेटर नहीं भी हैं अपने मोहल्ले के, तो अपने घर में और जो फ्लैट हैं उन सब में से एक व्यक्ति को निकालो मोहल्ला में जोड़ने के लिए, और फिर अपने बिल्डिंग के आजू बाजू 10 इधर और 10 इधर को में जाएं और हर घर से एक व्यक्ति को लेकर के आए और मोहल्ला में जोड़ें। अपने मोहल्ला कोऑर्डिनेटर से बात कर लें और उनको जोड़ दें। ये शुरुआत करें। मैं बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार से आपने विधायक की सीट 3 बार आपने जीती है, जनता ने आपको दिया है, घर बैठे दिया है, आपने पैसे नहीं खर्च किए हैं, और उसी प्रकार से अगर आपने हर एक घर से एक व्यक्ति को जोड़ लिया, आपके घर चल के आएंगे लोग आपको वोट देने। सर आपको तो एमपी बनाना चाहते हैं लोग। चलिए, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इन केस यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझसे जब चाहे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी, थैंक यू।